नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। रात के 8 बज चुके हैं। तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस ऐतिहासिक यात्रा की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। जंग के बीच यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। ज़ेलेंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक चली ये बैठक। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जंग को लेकर भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध से समस्या का समाधान नहीं होता, बातचीत और कूटनीति से समस्या का हल निकाला जा सकता है। दोनों पक्ष बिना समय गंवाए आपस में बातचीत शुरू करें। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शांति के प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और यूक्रेन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत और यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देश मानवीय मदद, कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन की मानवीय सहायता के लिए ज़ेलेंस्की को भीष्म मेडिकल क्यूब भी दिए। ये कॉम्पैक्ट किट जंग में घायल लोगों और सैनिकों के इलाज में मदद करेगी। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। प्रधानमंत्री का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि फरवरी 2022 को रूस के हमले के बाद से अब तक नाटो देशों के अलावा किसी अन्य देश के नेता ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। एजेंसी मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहां शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। और हमारे संवाददाता उमाशंकर भी यूक्रेन में ही मौजूद हैं। इस यात्रा को लेकर, इस वार्ता को लेकर विस्तार से बता रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात है वो पूरी हुई और इस मुलाकात के बाद जो है 4 MOU साइन किए गए हैं। ये जो है एक
MOU जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेकर है, दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर एंड फूड को लेकर है, एक कल्चरल जो कोऑपरेशन है उसको लेकर MOU साइन हुआ है, और मेडिसिन और जो ड्रग कंट्रोल है उसको लेकर चौथा MOU जो साइन हुआ है। जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जो बात है उसमें जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 सेट जो है वो भीष्म जो क्यूब है उसका जो कि भारत सरकार ने एयरफोर्स के साथ मिलकर डेवलप किया है, उसके 4 सेट हैं जो कि एक फील्ड हॉस्पिटल की तरह काम करते हैं, और एक क्यूब से 200 लोगों का इलाज हो सकता है। और इसकी खासियत ये है कि इसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है, कहीं पर भी 10 मिनट में जो हॉस्पिटल है वो बनाया जा सकता है, और हॉस्पिटल में ICU से लेकर तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो होती है। और ये देने के पीछे का मकसद है कि जितने बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज हो रही है उसको कम किया जा सके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के में जो टाइम लगता है उसमें अगर कोई घायल व्यक्ति है या सैनिक है तो उसकी जान चली जाती है ट्रांसपोर्टेशन टाइम लंबा होने की वजह से। तो इसको कहीं पे भी एयर ड्रॉप किया जा सकता है, और ये एक बहुत एक मददगार जो एक चीज़ है वो साबित होगी यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के लोगों के लिए, क्योंकि कई शहरों पे अटैक होता है जो वहाँ पे हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वहाँ पे नहीं होती है। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन बड़ी जो मदद है मानवीय आधार पर वो भारत की तरफ से जो है वो किया जा रहा है, और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो ये क्यूब्स हैं उनको हैंडओवर किया राष्ट्रपति जेलेंस्की को। तो ये एक भारत की तरफ से मानवीय आधार पर जो मदद है वो जो है वो यूक्रेन को दिया गया है। दूसरी अहम बात कल्चरल जो एक एक्सचेंज को लेकर भी है, और दोनों देश क्योंकि सदियों से एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति से परिचित रहे हैं, तो ऐसे में उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, खासतौर पे तब जबकि भारत के प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा जो है यूक्रेन का है, यूक्रेन की आज़ादी के बाद। तो ये इस कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाने के पीछे मकसद जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देना है। तो ये भी एक अहम बात है। फूड और एग्रीकल्चर को लेकर भी जो MOU साइन हुआ है, बहुत बड़ा उत्पादक अनाज का देश है, और यहाँ से कृषि उत्पाद भारत जो है वो लेता रहा है। फूड प्रोसेसिंग में भी जो है यूक्रेन की मदद जो है वो भारत को मिलेगी, और जो फार्मास्यूटिकल्स है जो कि भारत की तरफ से यूक्रेन को निर्यात किया जाता है, तो इस मुद्दे पर भी सहयोग की जो बात है वो हुई है। तो द्विपक्षीय रिश्तों की जो बात है वो खुलकर इस पूरी बैठक में सामने आई, और जहाँ तक शांति स्थापना की बात है तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरीके से दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने इस मुद्दे पर बात की है, और दुनिया की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि आखिरकार इस मुद्दे में क्या कुछ तब्दीली आई है या क्या कुछ बात हुई है, और उसको आधिकारिक तौर पे जब बताया जाएगा तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल यही कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की जो मुलाकात है वो ख़त्म हो गई है, और दोनों के बीच जो है दोनों के सामने दोनों ही देशों के जो अधिकारी थे उन्होंने जो सिग्नेचर्स हैं वो किए, और उसका एक्सचेंज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे संपन्न हो गया। राष्ट्रपति भवन कीव से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। और अब बात सियासत की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए हुए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर बीजेपी ने हमला किया है। स्मृति ईरानी ने आज कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए एक अपवित्र गठबंधन बना है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने का ऐलान किया है। क्या कांग्रेस भारत को तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर अलगाववाद का समर्थन करने का इरादा है? जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं में योगदान दिया, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते उनको सरकारी नौकरियों में बहाल कर दहशत का माहौल लौटाना चाहती है? साथ ही उन्होंने पूछा, क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान हो? सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये घोषणा है कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 दोबारा वापस लाकर अशांति का माहौल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्र भर में लाने का दुस्साहस करेंगे। दोबारा धारा 370 लागू करना
क्या कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है? क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है? दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्याय करवाया। क्या कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में जम्मू कश्मीर की 9 सीटों पर चर्चा हुई। कुल 5 सीटों पर मुहर लगी है और लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस बिल्कुल हरकत में है। अभी 2 दिनों तक राहुल गांधी और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जम्मू और कश्मीर की यात्रा की। वो श्रीनगर भी गए, वो जम्मू भी गए और वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और उसके बाद हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान हुआ। उसके पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक की, उनके साथ मुलाकात की और उस बैठक के बाद गठबंधन का ऐलान किया गया। तो अब कांग्रेस ने जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है और इसलिए आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा जो राज्य के अध्यक्ष हैं, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो प्रभारी हैं कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी और बाकी नेता भी उस बैठक में शामिल हुए। और सूत्रों से जो अभी जानकारी मिली है उसमें इस बैठक में 9 सीटों पर चर्चा की गई। जो पहले चरण में की जो 9 सीटें हैं, आप जानते हैं पहले चरण में 18 सितंबर को चुनाव होना है और उसमें 24 सीटों पर चुनाव होना है। तो इन 24 सीटों में से 9 सीटों पर आज चर्चा की गई और सूत्रों ने जानकारी दी है कि उनमें से 5 सीटों पर सीईसी ने, केंद्रीय चुनाव समिति ने मुहर लगा दी है, नाम फाइनल कर लिए गए हैं। और अब ये माना जा रहा है कि आज ही देर रात या कल किसी वक्त जो पहली सूची है इन नामों के साथ कांग्रेस जारी कर सकती है। अभी कम सीटों पर इसलिए चर्चा की गई है क्योंकि भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि कितनी दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और कौन कौन सी वो सीटें हैं जिस पर दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेंगी, उस पर भी अभी पेंच फंसा हुआ है। इसलिए आज जो चर्चा हुई है केवल पहले चरण की सीटों के लिए हुई है। आपको बता दें कि पहले चरण में पिछली बार जो 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, उसमें से जिन सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुआ है उसमें से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जिनमें बानीहाल, इंदरवाल, देवसार जैसी सीटें हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इन सीटों पर, जिन सीटों पर कोई मतभेद नहीं है और उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देने को तैयार है, वैसी सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। लेकिन चूंकि अभी और सीटें बाकी हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है वो भी देखना है। हालांकि माना जा रहा है कि 30 के आसपास सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, हालांकि कांग्रेस उससे ज़्यादा सीटें चाहती हैं। लेकिन जिन सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है, खासकर पहले चरण की सीट पर, अगर उसमें दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की ज़रूरत होगी तो दोबारा बैठक की जाएगी और जो बाकी दूसरे और तीसरे चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए भी आगे बैठक की जाएगी। तो कांग्रेस बिल्कुल हरकत में है और आज सीईसी की बैठक में जो पहले चरण की 5 सीटें हैं उसके लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम पर फैसला कर लिया है और जल्दी ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से कल बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 24 अगस्त के अलावा आगे भी किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति को बंद बुलाने या करने की इजाजत नहीं है।
कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के मुताबिक बंद पूरी तरह से गैर कानूनी है। किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसके लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार होंगे, उन्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शरद पवार ने कहा कि कोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का वक्त नहीं है। ऐसे में कोर्ट का आदर करते हुए मैं सभी लोगों से बंद वापसी की अपील करता हूं। उद्धव ठाकरे ने भी बंद वापस करने की अपील की। झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीति तेज है। हेमंत सोरेन हाल के दिनों के कई संकटों से मुक्त होने के बाद अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आज उनकी पार्टी ने पूरे राज्य में झारखंडी अधिकार मार्च निकाला। झारखंड से भेदभाव के खिलाफ जेएमएम ने सभी 24 जिलों में झारखंडी अधिकार मार्च किया। झारखंड सरकार का आरोप है कि केंद्र ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। मोराबादी में युवा आक्रोश मार्च निकाल रही है भाजपा, ये दिखाने के लिए कि युवाओं के प्रति वो कितनी संवेदनशीलता रखती है। लेकिन अगर उतनी ही संवेदनशीलता भाजपा को होती तो सबसे पहले झारखंड के हक का 1,36,000 करोड़ वापस करती, ताकि उस पैसे से यहाँ का जो राज्य सरकार है वो युवाओं को रोजगार दे पाती। झारखंड मुक्ति मोर्चा याद दिला रहा है कि राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को गलत तरीके से फंसाया गया। इससे पहले सरकार सरना आदिवासी धर्म कोड, 1932 आधारित स्थानीय नीति, पिछड़ों को 27% आरक्षण, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने, वृद्धों को पेंशन देने, आदिवासी मूलवासी को पहचान और हक अधिकार देने के नाम पर झारखंडियों से छल करती रही है। आज जिस तरीके से हमारे झारखंड का अनदेखी किया जा रहा है, चाहे वो 27% आरक्षण देने का मामला हो, चाहे सरना कोड धर्म का लागू करने का मामला हो, चाहे जितने तरह की रॉयल्टी देने का मामला हो, उसके विरोध में आज हम लोग हमेशा मांग करते आ रहे हैं। कैबिनेट से हम लोगों का ये पास हो गया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ के युवा बेरोजगार के हक और अधिकार जो केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, वो सिर्फ युवाओं को छलने का काम किए, आज तक उस पर कभी पहल नहीं किए। केंद्र में इतनी नौकरियां पड़ी हुई हैं, आज तक वो नौकरी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पहल नहीं किया गया। साथ ही साथ झारखंड के हक और अधिकार का हनन केंद्र सरकार पिछले 20 सालों से करते आ रही है। हम लोग को अपना हक और अधिकार चाहिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा अधिकार है, हमारी रॉयल्टी के जो पैसा है वो हमें दिया जाए और हमारी स्थानीय नीति लागू किया जाए, चाहे वो सरना कोड भी लागू किया जाए और हमारे यहाँ कोल इंडिया का जो ऑफिस है वो हमारे झारखंड में बनाया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि चाहे वो हम झारखंडियों को 1,36,000 करोड़ का बकाया हो या खेलो इंडिया के तहत मात्र 9 करोड़ की राशि, केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा हम झारखंडियों के साथ भेदभाव किया है। मेरे साथ उन्हें जो करना है वो कर ले, मुझे चाहे तो पुनः जेल में डाल दे, पर झारखंड के खिलाफ भेदभाव अब बर्दाश्त नहीं। इसी भेदभाव के खिलाफ और हम झारखंडियों के हकों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए सभी जिला मुख्यालयों में आपका साथ चाहिए। आइए हम सब झारखंडी अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें। झारखंड विरोधी केंद्र सरकार होश में आओ। झारखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी मोर्चा खोल दिया है। झारखंड से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अदालत में हामी भर दी है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब सीबीआई मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, कॉलेज के 4 कर्मचारियों और संजय रॉय यानी कुल 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। सीबीआई सूत्रों के माने तो संजय के बयानों की तस्दीक और ये पता लगाने की कि क्या वो सच बोल रहा है, पॉलीग्राफी टेस्ट जरूरी है। हालांकि अब तक की जो जांच हुई है उसमें यही पता चला है कि वारदात को अकेले संजय ने अंजाम दिया, लेकिन इसमें कई और किरदारों की क्या भूमिका है, इसलिए सीबीआई साजिश की भी जांच कर रही है।
मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या के आरोपी संजय राय का एक सीसीटीवी ग्रैब सामने आया है। सूत्रों की माने तो ये फोटो 8 और 9 अगस्त की रात करीब 1:03 की है। तब संजय राय उस अस्पताल की तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में टहल रहा है। फोटो में साफ दिख रहा है कि उसने ब्लूटूथ पहना हुआ है और वारदात के वक्त उसके इसी ब्लूटूथ का कुछ हिस्सा वहां पर गिर गया था, जो कि कोलकाता पुलिस ने बरामद किया था और उसके आधार पर संजय राय को पकड़ा गया था। इसके बाद संजय राय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सूत्रों की माने तो संजय राय के जो दूसरे सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें सुबह करीब 4 बजे वो सेमिनार हॉल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और करीब 40 मिनट बाद वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये बात साफ हो रही है कि वारदात में केवल वही अकेला शामिल था। हालांकि इस मामले में सीबीआई तमाम एंगल से जांच कर रही है और ये भी जांच की जा रही है कि क्या वारदात में उसके अलावा कोई और भी शामिल था, क्या ये मामला रेप का है या फिर गैंगरेप का है। तो कुल मिलाकर सीसीटीवी फुटेज से इस पूरे घटना की कई कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। सीबीआई ने ये फुटेज जब्त कर लिया है और सेमिनार के हॉल के अंदर वो कब गया था, कब बाहर निकला, उसके पहले वो कहाँ गया था, उसके बाद कहाँ गया था, वो तमाम जो फुटेज हैं वो सीबीआई ने जब्त कर लिए हैं और ये कोर्ट में काफ़ी अहम सबूत होंगे। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। न सिर्फ शेख हसीना की बल्कि बाकी अवामी लीग सरकार के पूर्व मंत्रियों के भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। शेख हसीना के इस पासपोर्ट के रद्द होने के क्या मायने हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। वहां के गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि न सिर्फ शेख हसीना बल्कि अवामी लीग के और जितने भी मंत्री या बाकी अधिकारी थे जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, सबके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। उनके निर्भर जो लोग हैं उनके भी पासपोर्ट ऑटोमेटिकली इसके कारण से रद्द हो जाएंगे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने से फ़ायदा ये होता है कि आपको कई जगहों पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई देशों में, या फिर कई जगहों पर वीज़ा ऑन अराइवल का प्रावधान होता है। और अगर इस तरह से ये रद्द हो जाता है तो उसके बाद अलग तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। शेख हसीना के पासपोर्ट के रद्द होने का मतलब यह है कि उनके पास अब लाल पासपोर्ट के अलावा और कोई पासपोर्ट है नहीं। वहाँ के बांग्लादेश की जो खबरें आ रही हैं वहाँ के अखबारों से, सूत्रों के हवाले से, उनके पास और कोई पासपोर्ट नहीं है। तो उन्हें खुद वहाँ जाना होगा और वहाँ पर अपना लाल पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, तभी दूसरा पासपोर्ट इशू हो सकता है उनके नियमों के मुताबिक। अब शेख हसीना के खिलाफ 51 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 42 हत्या के मामले हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता है, लेकिन उसमें ये भी है कि अगर 1 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला कोई दोष है, जैसे कि हत्या के मामले हैं, तो प्रत्यर्पण होना होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके मामले में एक एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन उसके कारण और समस्याएं हो सकती हैं, भारत को समस्याएं हो सकती हैं। अब भारत का जो वीज़ा पॉलिसी है उसके मुताबिक कोई भी बांग्लादेशी नागरिक जिसके पास एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो भारत में महज 45 दिन रह सकता है। तो 45 दिन के बाद क्या होगा, क्योंकि शेख हसीना को शुक्रवार को भारत आए 19 दिन हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि भारत अगर नियमों से चल रहा है, वीज़ा के नियम यहाँ पर हैं, तो 45 दिन के बाद क्या होगा? क्या शेख हसीना कोई और रास्ता निकालेंगी या फिर वो वापस बांग्लादेश लौटेंगी, या क्या भारत को प्रत्यर्पण करना पड़ेगा, या भारत कहेगा कि उनको छूट मिलनी चाहिए? क्या होता है ये 45 दिन बाद साफ हो जाएगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर बनने जा रहा है। तकरीबन 250 मीटर ऊंचा होगा ये टावर। यहां से बेंगलुरु के किसी भी कोने को देखा जा सकेगा। शहर में 500 करोड़ रुपए की लागत से स्काई डेक बनाया जाएगा, जो भारत की प्रौद्योगिकी राजधानी का 360 डिग्री दृश्य दिखाएगा। इसमें पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा होगी। पीपल के पेड़ की तर्ज पर बनेगा
बेंगलुरु में 250 मीटर ऊंचा टावर। ये उसी स्काई डेक का ब्लूप्रिंट है। तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में बाहरी बेंगलुरु के नाइस रोड के पास बनेगा स्काई डेक। कर्नाटक सरकार ने दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची स्काई डेक को मंजूरी दी है। शहर में 500 करोड़ रुपए की लागत से स्काई डेक बनाया जाएगा, जो भारत की प्रौद्योगिकी राजधानी का 360 डिग्री दृश्य दिखाएगा। एक तरफ जहां स्काई डेक की चर्चा सबों की जुबान पर, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट ने एक और प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हेब्बाल से सिल्क बोर्ड जंक्शन तक 19 किलोमीटर लंबे 2-वे सुरंग को, ताकि इस शहर के ट्रैफिक की समस्या कम की जा सके।